अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई एम सवेरा जवाद अली और आज जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक और यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं जिसमें आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ये 3 स्टार्ट वाले ऑब्जेक्टिव जो कि इस लेक्चर में कवर होंगे, जिसमें आ जाता है डिफाइन ब्लड एंड लिस्ट इट्स फंक्शंस, डिस्क्राइब द कंपोजिशन साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ सेलुलर, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया ABO ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। फर्स्टली आ जाता है ब्लड। ब्लड इज अ यूनिकली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इन दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ब्लड एक हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंसिस्ट होता है 2 कंपोनेंट्स में। द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड ऑन द ब्लड सेल्स, एक होता है हमारा ब्लड सेल्स और दूसरा होता है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इसमें द ब्लड है 4 मेन कंपोनेंट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। पीछे जैसे पढ़ा हमारा उसमें था कि 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होता है, जिसमें आ जाता है एक ब्लड होता है, एक हमारा सेल्स होता है और दूसरा हमारा फ्लूइड होता है। अब सेल्स में 3 तरह के सेल्स आ जाते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाटिलेट्स और एंड फ्लूइड जो होता है वो होता है प्लाज्मा। अब रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है? कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ये जाके सप्लाई करते हैं और उस आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा होता है उसके थ्रू न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी इनको ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। और दैन वीन्स के थ्रू उनकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहाँ से कैरी आउट करते हैं, रिमूव करवाते हैं। वो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। नंबर 2 पे आ जाता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम होता है कि फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब कि हमारी जो डिजीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करे और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उन से प्रोटेक्ट करवाते हैं, जिसे हम लोग हमारी बॉडी की आर्मी भी कहते हैं और हम इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो WBC से बना हुआ होता है। नंबर 3 पे आ जाता है प्लाटिलेट्स। प्लाटिलेट्स गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प द क्लॉटिंग प्रोसेस। प्लाटिलेट्स का काम होता है कि ये एक क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कहीं भी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई डैमेज वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे फौरी तौर पे हमारे प्लाटिलेट्स आ जाते हैं ताकि वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमें कोई इंजरी या कोई कट वगैरह लग जाता है तो थोड़ी वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। ब्लड बहता है तो वहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं या प्रेस करते हैं, कोई कॉटन वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, ब्लड वहाँ पे क्लॉट शुरू हो जाते हैं और वो ब्लड आना बंद हो जाता है। वो बंद क्यों होता है? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटिलेट्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी ब्लड की क्लॉट फॉर्मेशन करवाते हैं। नंबर 4 में आ जाता है उस ब्लड में जो फ्लूइड होता है वो। अब उसका क्या होता है? एक्स्ट्रा कलर्ड लिक्विड वेयर द अदर कंपोनेंट्स फ्लोट इन। मतलब प्लाज्मा जो होता है एक हमारा लिक्विड होता है जिसमें अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। नॉर्मली एवरेज वीमेन हैज़ 5 लीटर ऑफ ब्लड। नॉर्मली ब्लड जो होता है वो हमारी वीमेंस के पास 5 लीटर होता है और एवरेज मेन की अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर होना चाहिए। ब्लड अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे बॉडी का टोटल वेट जो होता है 8% हमारा ब्लड कवर करता है। अब आ जाता है फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। जैसे हमारी ब्रीथिंग होती है, हमारी रेस्पिरेशंस होती है, हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है लंग्स से। फिर लंग्स के एल्वुलाई में जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती है, फर्दर जो कार्बन ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट होती है, तो फिर वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होती है। तो वहाँ से ब्लड वेसल कैरी करती है उस ब्लड को और वो पूरी बॉडी में सप्लाई करती है ऑक्सीजन आर्टरीज के थ्रू। और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको
फिर वापसी लेकर आती है वीन्स के थ्रू, आके लंग्स में छोड़ती है, फिर वहाँ से लंग्स के थ्रू हम लोग गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक टू द टिश्यू एंड सेल वेस्टेज टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्रिंसिपली द किडनी। जो हमारी न्यूट्रिशन होती है एलिमेंट्री केनाल के थ्रू जो टिश्यूज़ के पास जा रही होती हैं, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन होती है, स्टमक में होती है। फिर वहाँ से जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे होते हैं वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी को सप्लाई हो रहे होते हैं, और वहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है और वो किडनी में आके फिल्टर, जैसे हमारा यूरिन बन रहा होता है तो किडनी की तरफ जो भी होता है सारा वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे आ जाता है और वहाँ किडनी में आके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, फिर ब्लड वापसी चला जाता है और वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। हार्मोन सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड एंड टिश्यू। अब नंबर 3 पे आ जाता है कि हमारे जो ग्लैंड्स से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि इंसुलिन रिलीज़ होता है, ग्लाइकोजन रिलीज़ होता है, ऐसे पेप्सिन रिलीज़ होता है। मतलब कि ये जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो ये जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ये ब्लड वेसल्स में मूव करते हैं और जाके हमारे टारगेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे वर्क करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यूज टू अदर लेस एक्टिव टिश्यू। जो लेस एक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अलावा हमारे जो भी हीट जो है प्रोडक्ट होती है एक्टिव टिश्यूज में। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज़ है टू एरियाज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि जो हमारी बॉडीज़ की में। नंबर 5 प्रोटेक्टिव सब्सटेंस जैसे कि एंटीबॉडीज़ टू एरिया ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज़ भी बनी हुई होती है, कोई मतलब आ जाता है कोई इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन कोई भी आ जाते हैं तो फिर उससे हम लोग लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई होती है, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही मूव करके आती है। कोई भी मतलब कि जिस तरीके का ऑर्गन होता है, जिस तरीके की कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ आती है और वहाँ पे आके वर्क करती हैं। नंबर 6 क्लॉटिंग फैक्टर दैट कोगुलेट ब्लड मिनिमाइज द लॉस फ्रॉम रप्चर ब्लड वेसल। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में ही होता है, जिसमें को हम लोग प्लाटिलेट्स कहते हैं, कि कहीं पे भी हमें कोई रप्चर हो जाए या कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, वहाँ पे ब्लड होता है जो कि वहाँ पे आके वहाँ वर्क करते हैं और वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप। इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स। दीज एंटीजन विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप। अब ये इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप्स की एंटीजन्स होती है जो कि आरबीएस की सरफेस पे होते हैं, और ये इनहेरिटेड मतलब कि ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आते हैं। जो मदर और फादर का ब्लड ग्रुप होगा, जो उनकी जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होगी वही ट्रांसफ़र होती है बेबीज़ में। नंबर 2 इन एडिशन इंडिविजुअल मेक एन एंटीबॉडीज़ टू द एंटीजन। फिर हम हर किसी के ब्लड ग्रुप में एक एंटीबॉडीज़ बन जाती है उस एंटीजन्स के अगेंस्ट। अब नंबर 2 एडिशन इन एडिशन इंडिविजुअल मेक एंटीबॉडीज़ टू देयर एंटीजन, मतलब कि हर किसी के पास जो उनकी एंटीजन होता है उसकी एक एंटीबॉडीज़ भी होती है, बट नॉट देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन, बल्कि वो सेम तरह की एंटीजन नहीं होती। मतलब कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब उसकी एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी जो बनेगी वो एंटीबॉडी बी की बनेगी। Since they did not the antigen and antibody would react causing a transfusion reaction। ये जो एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी ये अलग अलग इसलिए बनती है ताकि जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो तो ये रिएक्शन ना कर जाए ब्लड। द मेन साइन ऑफ क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड से हेमोलाइसिस शॉक एंड किडनी फेलियर। अगर मेन साइन जो होता है क्लम्पिंग मतलब कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो रही होती है तो उसमें अगर ये मैचिंग क्रॉस सेक्शन मैचिंग जो करवाते हैं ब्लड का, अगर वो सही तरीके से ना हो और किसी को ब्लड लग जाए तो उसमें हेमोलाइसिस होती है, मतलब कि उसकी बॉडी में जो भी ब्लड आ रहा होता है फिर वो
अपना जो उनके अपने जो आरबीसीज होते हैं वो खुद फिर वो उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है और इसी वजह से उसका हेमोलाइसिस हो रहा होता है। शॉक और किडनी फेलियर, शॉक में चला जाएगा या फिर किडनी फेलियर हो जाएगी। किडनी एंटीबॉडी सर्कुलेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती रहती है एंड द एबिलिटी टू मेक देम लाइक द एंटीजन। और ये हमारी ब्लड में एंटीजन वगैरह जो बनती है ये मतलब कि हमारी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी वगैरह होती है उसकी उस पर वर्क नहीं करती। मतलब कि ये नहीं है कि जैसे कि वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया तो ये एंटीबॉडीज़ है उसके अगेंस्ट लड़ेगी, ये इस तरीके से वर्क नहीं करती, हमारी इम्यूनिटी के तौर पे वर्क नहीं करती, बल्कि ये हमें हेल्प करती है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो उसमें जो इसका अब मतलब कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ है उसकी उस हिसाब से ब्लड लगाया जाए और कोई ब्लड ग्रुप ना लगे। Based on presence of antigen A and B on RBC and corresponding antibodies in plasma। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, हमारी एंटीजन बनती है, वो होती है आरबीएस सरफेस पे, मतलब रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी सरफेस पे हमारी एंटीजन बनती है। जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उसी टाइप की ही एंटीजन बनेगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसी टाइप की एंटीजन ए बनेगी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी बनेगी। और करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा पे होती है, हमारा जो प्लाज्मा होता है उस पर उसकी एक एंटीबॉडीज़ भी बनती है कि मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बी बनेगी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज़ ए बनेगी। मतलब कि रिवर्स उसकी अपोजिट जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है उसकी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो एंटी बी बनेगी। जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी बी है और एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज ए बनेगी। ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ की कोई भी एंटीजन नहीं होती और लेकिन उसकी एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज दोनों बनेगी, ए भी बनेगा ओ भी बनेगा। और ए बी की है ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन जो है ए और बी बनेगा लेकिन उसकी एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं बनेगी। अब ओ में एंटीजन कोई भी नहीं बन रही, सही, और उसकी एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी, ए भी बनेगी और बी भी लगेगी बनेगी। अभी फर्दर मैं आगे समझाती हूँ मतलब ये किस तरीके से होता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है हमारा नेगेटिव, मतलब कि जो सबको ब्लड ग्रुप देने वाला, हमारे जो भी 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, डोनर उसमें देते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट मतलब कि ए बी पॉजिटिव है, मतलब ए बी पॉजिटिव वाला जो है हमारे बाकी जो भी ब्लड ग्रुप है सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, लेकिन सिर्फ ये देगा सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाला होगा तो ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव होगा तो ए बी नेगेटिव वाले को देगा। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप, मतलब कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है। अब इसमें जो वर्टिकल लाइन जा रही है ये रिसेप्टेंट है, मतलब कि ये ले सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ऊपर से ये हमारी डोनर है। तो मतलब अगर ए बी पॉजिटिव ब्लड लेगा तो उसे ओ नेगेटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव भी दे सकता है, बी नेगेटिव भी दे सकता है, बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, मतलब सारे ब्लड ग्रुप उसे दे सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा कि ये ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, मतलब कि सबसे ले सकता है ये ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास ए भी होता है और इसके पास बी होता है। ए होता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बी भी होती है इसके पास, और मतलब कि ए वाला रिएक्शन भी नहीं करेगा, और बी है तो मतलब कि इसके पास एंटीजन बी भी है और एंटीबॉडीज ए भी है, इसके पास दोनों एंटीजन्स होते हैं। अब जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, मतलब सबसे सब ब्लड ग्रुप इसे ब्लड दे सकते हैं। तो इसे दे दे क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी होती है और एंटीजन बी भी होता है, क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप में ए भी है और बी भी है, तो हम कहेंगे इसे एंटीजन ए भी है इसके पास और एंटीजन बी भी है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इसी वजह से कोई भी इस पर रिएक्शंस वगैरह नहीं होंगे अगर कोई भी ब्लड ग्रुप इस पर हम लोग ट्रांसफ्यूजन करवा दें तो, इसलिए ये इसे यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहा गया है।
अब बी नेगेटिव आ जाता है। बी नेगेटिव में क्या होगा, जो भी इसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप है सिर्फ वो नेगेटिव वाले देंगे, लेकिन पॉजिटिव वाला इस पर कोई भी नहीं देगा। जैसे कि ए बी नेगेटिव को ओ नेगेटिव दे सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं देगा। बी नेगेटिव देगा, बी पॉजिटिव नहीं देगा। ए नेगेटिव देगा। अब ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव को जस्ट ए नेगेटिव देंगे, पॉजिटिव कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं देगा। ऐसे ही बी पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे, बी नेगेटिव को नेगेटिव देंगे। ओ पॉजिटिव को जस्ट ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं दे सकता। और ये यहाँ